हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कैसे बने, इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी वजह पे अर्थ में डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, और इन्हें ही फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। तो जब हम लोगों ने प्लेट्स की बात की थी, टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो एक वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सपोज दैट ये यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो प्लेट है मतलब यूरोपियन जो प्लेट है ये स्टेबल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये सेम ऐसे ही रहती है। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से आती है और वो उसके टकराने की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और जिसकी वजह से हिमालय का ये इस तरीके से कन्वर्जेंट, नहीं हम लोगों ने जो पढ़ा था कन्वर्जेंट थ्योरी, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हिमालय का निर्माण हुआ, फिर हिमालय से नदियाँ जो निकलती हैं और अपने साथ में क्या लाती हैं, नदियाँ जब निकलती हैं तो ये यहाँ के जो सेडिमेंट्स होते हैं पहाड़ों के, डस्ट, मिट्टी, धूल, ये सब अपने साथ बहा के लाती हैं। और नदियाँ जब तक स्लोप पे रहती हैं तब वो तेज़ी से बहती हैं। सपोज दैट स्लोप ये ढलान है तो जब पानी यहाँ से आता है तो उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, तो ये सेडिमेंट्स पानी के साथ बहते आ जाते हैं। लेकिन जब ये नदियाँ प्लेन्स में आ जाती हैं ऐसे, तब ये बहाव पानी का कम हो जाता है। तो ये सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो इस तरीके से नदियाँ इकट्ठा करती जाती हैं और इन सेडिमेंट से ही निर्माण हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में मूवमेंट्स की वजह से ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका निर्माण हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नॉर्दर्न जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉर्दर्न जो प्लेन है वो भी यंग है, मतलब वो रिसेंटली बना हुआ है, ठीक है। So the northern plain had been formed by the interplay of the three major river system। और नॉर्दर्न प्लेन के निर्माण में ये जो मेजर रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी जिसको हम लोग इंदस बोलते हैं, इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के द्वारा और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। सो नाउ यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। सपोज दैट कि ये एक नदी है जो इस तरीके से बह रही है, ठीक है, और आगे जाके उस नदी के यहाँ पे सपोज दैट कोई मिट्टी का टुकड़ा आ गया, लैंड मास आ गया, जिसकी वजह से ये नदी यहाँ से आगे नहीं जा पाती और ये इस तरीके से बहने लगती है, कुछ पार्ट इसका इधर बहने लगता है। तो इस तरीके से एक नदी 2 चैनल्स में, 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये एक तो मेन रिवर हो गई और ये जो स्ट्रीम बनी इसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इंदस नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ये जो प्लेन है एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है और जो नदियाँ हैं वो फुट हिल्स में। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो फुट हिल्स है, फुट हिल किसे कहते हैं, सपोज दैट दिस इज़ अ माउंटेन, और माउंटेन का जो सबसे निचला, जैसे हमारे बॉडी का जो सबसे निचला होता है उसे हम फुट बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पहाड़ों का जो सबसे निचली वैलीज होती हैं उन्हें बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है। तो अब नदियाँ यहाँ से सपोज दैट नदी निकली है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, स्लोप अच्छा है, जिसकी वजह से वाटर के साथ में सब सेडिमेंट्स बह के आ जाता है। लेकिन जैसे ये नदियाँ फुट हिल्स में पहुँचती हैं तो ये यहाँ पे सेडिमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो एलुवियम जो है उसको डिपॉजिट करने की वजह से जो हिमालय के फुट हिल्स में मिलियंस ईयर्स में इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ सिचुएटेड है। सपोज दैट आप इंडिया को ऐसे करके जब हम इंडिया के मैप को बनाते हैं, ठीक है, इंडिया के मैप को बनाएंगे तो नॉर्थ में आपने देखा कि ये हिमालय पर्वत पूरा फैला हुआ है इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ में। और जैसे ही आप हिमालय की ये फुट हिल्स में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको मैं आपको मैप से बताने में ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आई एम गोइंग टू शेयर मैप, ओके।
सपोज दैट हम लोग इस वाले मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको समझने के लिए। ये सपोज दैट ये इंडिया है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये तो हिमालय पर्वत है, यहाँ से ये पर्वत स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे आपने देखा नॉर्दर्न प्लेन है। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। तो हिमालय की फुट हिल्स में कौन सा प्लेन है? नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। इसमें आपका यूपी आता है, एमपी आता है, तो ये सारी जगह किस में आती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि निर्माण कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्प्रेड है, जो विस्तार है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो कितना एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबा है ये, 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 240 से 220 है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह, जैसे हर जगह सपोज ये ब्रॉडनेस है तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह बराबर ब्रॉडनेस हो, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे आगे जाके ब्रॉडनेस कम भी हो गई है, ठीक है। तो विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइन विथ एटिक्यूड वाटर सप्लाई, यहाँ पे क्या है? सॉइल कवर बहुत अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है, और क्लाइमेट फेवरेबल होने की वजह से एग्रीकल्चरी अगर हम देखें तो ये इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब एग्रीकल्चर में, कृषि में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो इन्हीं मैदानों में पाया जाता है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स की पूरी लेंथ कितनी है, ठीक है, कितने एरिया में फैला हुआ है और कैसे हिमालय की वजह से उसका निर्माण हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि रिवराइन आइलैंड होता है, ठीक है। नदियाँ क्या करती हैं? आइलैंड भी बनाती हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट टर्म है कि माजुली इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो माजुली आइलैंड है, जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। सो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिवराइन आइलैंड क्या होता है। सो हम लोग उसको देखेंगे। सपोज दैट ये एक रिवर है, ठीक है, और इस रिवर के बीच में सेडिमेंट्स जमा होने की वजह से बीच में इस तरीके का एक लैंड क्रिएट हो जाता है। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा अपने आप उभर के आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। मतलब वो डेल्टा जो नदियाँ बनाती हैं उसे हम लोग, वो आइलैंड जो नदियाँ क्रिएट करती हैं उसे बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। तो इस तरीके का जो लैंड मास आ जाता है उसको रिवराइन, और माजुली जो है अब उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इतना बड़ा एरिया हो गया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है इंडिया की। सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। सो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और इसके बीच में इतना बड़ा लैंड मास आ गया है माजुली वाला कि इस पे पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नदियाँ जब अपने लोअर कोर्स में आती हैं तो वो बहुत से चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं और जिसकी वजह से डिपोजिशन होता है सिल्ट का। सपोज दैट कि एक नदी है, ठीक है, जब वो पहाड़ से आती है तो वहाँ पे स्लोप अच्छा होता है, मतलब जेंटल स्लोप होता है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। जेंटल स्लोप का मतलब है कि ढलाऊ होता है, जैसे कि यहाँ से इस तरीके से। अब आप अगर यहाँ पे पानी की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो जल्दी से फटाफट नीचे आ जाएंगी, काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगी। और वहीं जब इसका स्लोप ऐसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, अब आप यहाँ पे अगर पानी डालेंगे तो ये पानी काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ेगा और जिसकी वजह से इस पानी में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, धूल के कण होंगे, पत्थर होंगे, वो सब नीचे जमते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नदियाँ क्या करती हैं? अब जब ये सेडिमेंट जम जाते हैं तो इससे चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक नदी इस तरीके से कई ब्रांचेज में ये बढ़ जाती है, फिर ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब एक नदी इस तरीके से कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है तो ये सपोज दैट एक मेन रिवर है और ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं इसकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हम लोगों ने समझ ली क्या है। अब देखेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न का मतलब जो पश्चिमी हिस्सा है उसको पंजाब प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण इंदस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा हुआ है। वेस्ट में मतलब जब हम लोग गुजरात वाले एरिया की तरफ जाएंगे तो ये हो जाता है वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो
नॉर्दर्न प्लेन, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसे क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन्स, और उसका निर्माण इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। फिर हम लोग आ जाते हैं, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। प्रेजेंट टाइम में इस प्लेन का जो ज़्यादातर हिस्सा है, मतलब पंजाब जो प्लेन्स हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान वाला एरिया अब आ गया है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये वाला जो है पाकिस्तान में एरिया पड़ता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम एंड द चेनाब, द रावी एंड ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेटेड इन द हिमालय। अब ये जो नदियां हैं, इंडस नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय दोआब, और इस सेक्शन को हम लोग प्लेन्स की क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब का मतलब अगर हम लोग समझें, लिटरेरी मीन्स देखें, दो, डी ओ का मतलब क्या होता है? टू, मतलब दो। ठीक है, डी ओ का मतलब क्या है? दो, और आब का मतलब है वाटर। तो इस तरीके से जहाँ पे, जैसे सपोज दैट एक ये नदी आ रही है, ठीक है, ये गंगा नदी है और सपोज दैट ये यमुना नदी है, तो इसके बीच में जो ये लैंड एरिया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दोआब। ये क्या हो गया? दोआब। दो नदियों के, दो वाटर बॉडीज़ के जो बीच का एरिया है उसे क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाता है कि दोआब क्या है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। सो द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन्स हैं वो किसके किसके बीच में पड़ते हैं? कौन सी नदियों के? घग्गर एंड तीस्ता रिवर। और ये इसमें कौन कौन सी स्टेट आते हैं? नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट में पड़ते हैं। तो पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और जो असम में, क्योंकि उधर साइड ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो असम में कौन से प्लेन्स पड़ते हैं? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स ज़्यादातर जो है ऐसा मतलब डिस्क्राइब किया जाता है, प्लेन का मतलब फ्लैट, मतलब हम लोग जब बात होती है प्लेन्स की, मैदानों की, तो ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है कि हाँ बिल्कुल मैदान सपाट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसका मेजर जो पार्ट है वो प्लेन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में भी, कुछ वेरिएशंस होते हैं रिलीफ फीचर्स में। ठीक है, तो ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इसमें डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, और इन वेरिएशंस की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वेरिएशन की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, जैसे कि द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन। नदी जब अभी मैंने आपको बताया, जब नदी एक पहाड़ों से निकलती है, माउंटेन से, तो वो क्या होती है? नैरो बेल्ट में होती है, 8 to 16 किलोमीटर तक। ठीक है, जब तक उसकी जो स्लोप है वो अच्छी होती है। जैसे जैसे वो शिवालिक में आती है तो नदी का जो बहाव है वो कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो शिवालिक हैं। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज भाबर। इसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर। जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, जब बहुत स्लोप में मतलब स्लोप अच्छी होती है, जेंटल होती है, तो नदी का बहाव तेज होता है, तो इसमें जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं भाबर बेल्ट में। तो साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साउथ में, ठीक है, हाँ, तो साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। और इस बेल्ट के साउथ में जितनी भी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो सब आपस में मिल जाती हैं और एक एरिया क्रिएट करती हैं, वेट, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन, जिसको क्या बोलते हैं? तराई। सपोज दैट जो आपने देखा समुद्री किनारा होता है या जो नदियों का किनारा होता है वो वेट होता है, मार्सी होता है, और इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। दिस वॉज अ थिक फॉरेस्टेड रीजन, और ये ज़्यादातर बहुत घने जंगल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और अच्छी वाइल्ड लाइफ होती है, मतलब जानवर अच्छे होते हैं क्योंकि घने जंगलों में जानवर पाए जाते हैं और जानवरों को वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। अब क्या हुआ है? रिसेंटली जंगलों को क्लियर किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। जो माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद, उनको रहने के लिए जगह देने के लिए और भी डिफरेंट पर्पजेस से हम लोग जो फॉरेस्ट हैं उनको किया गया है पिछले कुछ डिकेड्स में। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको लोकेट करना है। तराई क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है, लखीमपुर खीरी
आपने देखा होगा नेपाल बॉर्डर के, ये यूपी में है, लखीमपुर खीरी यूपी में है, बट ये बॉर्डर है यूपी का और उसके बाद नेपाल है। तो ये यहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। द लार्जेस्ट पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का किससे बना है? ओल्डर एलुवियम से बना है। और ये जो फूड प्लेन्स हैं, दे लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरैक्ट लाइक फीचर्स। ठीक है, तो दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्करस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। ये जो सॉइल होती है इस रीजन की, उसमें कंकर पाए जाते हैं, कैल्कुलस पाया जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। लोकली इसको क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। सो जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन के, उनको क्या बोलते हैं? खादर। मतलब वो मिट्टी जो नई है, जो एरिया नया डेवलप होता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? खादर। क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स नवनिर्मित है। हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है और हिमालय की वजह से ही इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। तो ये भी न्यू है, यंगर है, और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, लैंड क्रिएट हो रही है। तो जो नई प्लेन्स का निर्माण होता है, जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है खादर बोलते हैं। तो जो यंगर प्लेन्स है उसको खादर बोलते हैं, और ये लगभग हर साल रिन्यू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये लैंड काफ़ी फर्टाइल रहती है और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब हर साल जो सॉइल है वो रिन्यू होती है ड्यू टू द डिपोजिशन और रेन की वजह से। ठीक है, तो आई होप कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन का सेक्शन था हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू।